जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप सब। पिछली कक्षा में मैंने विलियम्स के बारे में बताया था और ये बताया था कि विलियम्स ने अपने सैनिकों को बोला कि आप सरेंडर कर जाओ, तो सारे सैनिक सरेंडर कर गए। लेकिन उन्होंने ये बात फेक कही थी। उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, बल्कि वहाँ दिखाने के लिए, इंग्लैंड के राजा को ये सूचित करने के लिए कि मेरे सैनिक आप पीछे हट रहे हैं, इसलिए उन्होंने सरेंडर करने को बोला। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि पिछली कक्षा में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाने के कारण ऑटोमेटिकली रुकावट आ गई थी, लेकिन आज उसे मैं कंप्लीट करूँगा। तो आइए देखते हैं विलियम ने क्या किया। विलियम ने जब अपने सैनिकों को सरेंडर करने को बोला तो इंग्लैंड के राजा को ये लगा कि अरे बाबा, ये तो विलियम हो ही नहीं सकता है। विलियम का तो बड़ा नाम सुना है मैंने, और विलियम तो पीछे हटने वाला है नहीं, उसके सैनिक कैसे हट जाएंगे। राजा को लगा कि शायद कोई दूसरा राजा आ गया है विलियम के नाम पर और वो ऐसा कर रहा है। राजा वहाँ से वापस हो गया और फिर चला गया शादी करने, मंडप पे बैठ गया। उसके जो कुछ बहादुर सैनिक थे वो भी उनके साथ चले गए। जो कुछ सैनिक बच गए वो अपने कैंप में चले गए और हथियार डाल के सो गए। बस इसी मौके की तलाश विलियम को थी। विलियम ने दुगुने वेग से उसके सैनिक कैंप पे हमला कर दिया और सारे को कब्जा में कर लिया। उसके सारे अस्त्र शस्त्र छीन लिए। जब राजा को ये पता चला कि विलियम ने फिर से हमला कर दिया है, वो शादी का मंडप छोड़ के और युद्ध क्षेत्र में आ गया। दोनों में भयंकर लड़ाई चलने लगी, लेकिन विलियम तो अब सशक्त हो चुका था। उसके सैनिक तो बहुत बड़े तीरंदाज थे, विलियम खुद ही तीरंदाज था। वो राजा घोड़े पे सवार होके विलियम से लड़ने के लिए आया था। विलियम ने एक तीर उसके घोड़े की आंख पे मारी। जो ही घोड़े की आंख पे तीर लगी, घोड़ा वहीं पे गिर पड़ा और राजा भी गिर पड़ा। तुरंत विलियम के सैनिक गए और उन्होंने राजा को अपने अधिकार में कर लिया। इस तरह राजा विलियम की गिरफ्त में आ गया और पूरे इंग्लैंड पर विलियम ने कब्जा कर लिया। तत्पश्चात विलियम ने उस राजा की हत्या कर दी और इंग्लैंड पे अधिकार कर लिया। कहने का तात्पर्य ये कि विलियम काफ़ी कल बल छल में माहिर था और तीरंदाजी में भी काफ़ी स्किल्ड था, और अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण उसने इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया था। इंग्लैंड पे कब्जा करने के बाद यहाँ एक बात हुई, फिर इनके साथ भी फ्रांस के कई व्यापारी गए थे और भारी संख्या में गए थे। कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं गए थे, बड़े पैमाने पे गए थे, लाखों की संख्या में गए थे। व्यापारी को ये लगा कि यहाँ की भाषा तो मुझे समझ में आएगी नहीं, किया जाए। तो उन्होंने विलियम के सलाहकार से सलाह ली कि मुझे तो व्यापार करना है, लेकिन हमारे व्यापारी वर्ग तो इसकी भाषा समझ नहीं पाएंगे। सलाहकार ने विलियम को सलाह दी कि देखिए, जितनी जल्दी हो सके, जितने बड़े पैमाने पे हो सके, आप इंग्लिश के डिक्शनरी में फ्रांस की भाषा को डाल दें। विलियम इस बात को मान गया। सलाहकारों ने जो भी इंटेलेक्चुअल कैटेगरी गए थे, बड़े बड़े विद्वान गए थे फ्रांसीसी भाषा के, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के, तो उन्होंने विलियम की सलाह से और विलियम की अनुमति से जितने बड़े पैमाने पे हो सका वो फ्रांस की भाषा डालने लगे। इसलिए आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश की डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर भाषा कौन सी है, किसके वर्ड डाले गए, तो आप बेहिचक बताएंगे कि फ्रांस की भाषा डाली गई है। फ्रांसीसी भाषा ज़्यादा है। बाद में फ्रांसीसी लोग इंग्लैंड में रहने लगे, वहीं के वासी बन गए, उनका इंटर मैरिज भी होने लगा। अर्थात उन्हें ये लगा कि अब ये मेरा देश है, फ्रांस मेरा कोई देश नहीं है। यहाँ विलियम का सितारा फिर डूब। लेकिन यहाँ एक क्लू बात, प्यारे छात्रों, बार बार टेक्निकल फॉल्ट आ जाने के कारण आपके पढ़ाई में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये टेक्निकल फॉल्ट ना हो।
और आप निरंतर पढ़ाई करते रहें और मैं भी मेहनत करता रहूं, इसके लिए मुझे काफ़ी खेद है। आइए तो देखते हैं कि विलियम ने फिर क्या किया। तो मैंने बताया कि विलियम ने सलाह दी कि इंग्लिश की डिक्शनरी में जितने भी फ्रांस के वर्ड्स हैं उनको बड़ी तेज़ी से और बड़े पैमाने पर डाला जाए। ये सलाहकारों की भी राय थी और विलियम ने इसकी खुली अनुमति दी। तो जो विद्वान गए थे फ्रांस से विलियम के साथ, या जो इंटेलेक्चुअल कैटेगरी गई थी, जितने बड़े पैमाने पे हो सका और जितनी तेज़ी से हो सका उन्होंने इंग्लिश की डिक्शनरी में फ्रांस वर्ड को डालना चालू कर दिया। इसका अंजाम ये हुआ कि इंग्लिश की वोकैबुलरी में फ्रांस के वर्ड सबसे ज़्यादा देखने को मिले। अभी भी आप देखेंगे कि फ्रांस के वर्ड बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश की वोकैबुलरी में सबसे ज़्यादा वर्ड्स किस देश के हैं, तो फ्रांस के हैं। इस तरह विलियम ने वहाँ अपना पूरी तरह आधिपत्य जमा लिया। यहाँ एक क्लू बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि विलियम को ये पता था कि जर्मेनिक ट्राइब्स ने इंग्लैंड में भारी तबाही मचाई थी, यानी एंग्लो सैक्सन ने, जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया है कि एंग्लो सैक्सन कौन थे और कितने खूंखार थे। उन्होंने खून की नदियां बहाई थी इंग्लैंड में, करोड़ों केल्टिक को मार डाला था। इसका अंदाजा विलियम को भली भांति था। और दूसरी बात यह हुई कि विलियम की लड़ाई जब इंग्लैंड के राजा से हो रही थी तो उन राजा का साथ सबसे ज्यादा जर्मेनिक ट्राइब्स ने ही दिया था और विलियम के कई सैनिकों को मार डाला था। विलियम ने अपने सलाहकारों को ये बताया कि जितनी तेजी से हो आप जर्मेनिक ट्राइब्स की लिस्ट बनाओ और सारे का नाम मुझे सौंपो कि कितने जर्मेनिक ट्राइब्स हैं। उनको लिस्ट सौंपी गई और विलियम ने ऐलान कर दिया कि जो जर्मेनिक ट्राइब्स हैं वो फ्रांस छोड़ दें, वरना उनका जो अंजाम होगा वो शायद हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जो जर्मेनिक ट्राइब्स समझ गए थे कि अब हमारे दुर्दिन शुरू हो चुके हैं, वो वतन छोड़ के चले गए। जो जर्मेनिक ट्राइब्स नहीं गए, विलियम ने पता किया कि कौन कौन लोग नहीं गए। जो लोग नहीं गए उनको इंग्लैंड के कोने कोने से निकालकर हत्या कर दी गई। अर्थात टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा। जैसा जर्मेनिक ट्राइब्स ने इंग्लैंड में तबाही मचाई थी वैसे ही उनका भी बुरा अंजाम हुआ, यानी बात पूरी तरह बदला पूरा हुआ। इस तरह विलियम ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। विलियम का इंग्लैंड पर कब्जा करने के बाद अब एक देश और आया इंग्लैंड पे हमला करने, वो स्कैंडिनेविया था। स्कैंडिनेविया ने भी इंग्लैंड पे हमला किया और इंग्लैंड को जीत लिया था। तो स्कैंडिनेविया के बारे में विशेष बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि उनकी बातें ज़्यादा नहीं हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने इंग्लैंड पे हमला किया और इंग्लैंड पर हमला करने के बाद इंग्लैंड को कब्जे में लिया। लेकिन एक बड़ा काम किया, फ्रांस से ज़्यादा इंग्लैंड की वोकैबुलरी में स्कैंडिनेवियन भाषा को डाला। इसलिए अब अगर कोई पूछे आपसे कि इंग्लिश की वोकैबुलरी में सबसे ज़्यादा वर्ड्स किस देश के हैं, तो आप सीधे बताएंगे स्कैंडिनेविया के। अब फ्रांस नहीं है, अब स्कैंडिनेविया है। तो आपने देखा कि कैसे कैसे इंग्लैंड पर हमले होते रहे और कैसे कैसे इंग्लिश वजूद में आई। जिस समय इंग्लिश चल रही 449 एडी से लेकर और 1006 ईस्वी तक की अंग्रेजी के बारे में आपने जाना। लेकिन यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि 449 एडी में जो इंग्लैंड में इंग्लिश बनी वो इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश थी, यानी प्रोटो इंग्लिश थी। इसका काल 449 से लेकर और आप कहेंगे यानी 1150 तक ये डार्क एज रहा इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में कोई सुधार नहीं हुआ। जो इंग्लिश बनी वैसे ही अंग्रेजी रह गई, उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया।
जैसे उस समय की अंग्रेजी आप अगर इंटर में होंगे तो इंटर में आप देखेंगे एक पोएम है जॉन डन की, उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। यानी इसमें आप जो भी वर्ड देखेंगे वही 449 एडी के वर्ड्स हैं उसमें। जैसे आर को अरे लिखा गया, यू को ये लिखा गया, यस को या लिखा गया, आप देखेंगे हूबहू 449 एडी की अंग्रेजी मिल जाएगी। ये साक्षात प्रमाण है, इसमें कोई सुधार। इसीलिए इस इंग्लिश के काल को डार्क एज कहा गया। इसका व्हाइट एज कब आया? तो 1150 से लेकर 1500 के बीच में आया व्हाइट एज। इसमें बड़े पैमाने पे सुधार हुए। जब विलियम ने हमला किया तो उसने उसके सलाहकारों ने और उसके विद्वानों ने इंग्लिश की वोकैबुलरी में बड़े सुधार किए, इसलिए इसको मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। अब मॉडर्न इंग्लिश तो आप जानते हैं, मॉडर्न इंग्लिश यानी आप यूं कहें कि 1500 से लेकर और 1800 के बीच मॉडर्न इंग्लिश रही। तो मॉडर्न इंग्लिश में आप देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पे सुधार हुए, और जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश कहते हैं। अब 1800 के ऑनवर्ड्स तो अब हाईटेक इंग्लिश है, अब तो इंग्लिश में पूरी तरह सुधार हो चुका है। इस तरह आपने इंग्लिश की कहानी जानी कि इंग्लिश कैसे कैसे आई वजूद में, कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, और कैसे कैसे ये चलिए कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया। यानी 3000 BC से लेकर ये इसने 1000 यानी 1006 तक का सफ़र तय किया, और इस तरह इंग्लिश वजूद में आई और इस तरह इंग्लैंड वजूद में आया। तो इंग्लिश की कहानी यहीं ख़त्म होती है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि इंग्लिश पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पे छा गई, और जो सबसे प्राचीन भाषा हिंदी और संस्कृत है, संस्कृत तो कब से आ रही है ये तो कोई नहीं बता सकता। इसलिए जब ऋषि मुनि भी नहीं बता सके तो उन्होंने मान लिया कि ये देव भाषा थी। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि लाखों करोड़ों वर्ष की भाषा संस्कृत आज हाशिए पे चली गई, मार्जिन पे चली गई। वो आज अपने देश में ही उसकी ऐसी दुर्गति हुई है जैसे किसी भाषा की नहीं हुई। हिंदी की भी बहुत दुर्गति हुई और संस्कृत की जो दुर्गति हुई वो तो दुर्गति हुई ही। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि अपने ही देश में हिंदी और संस्कृत जो सबसे प्राचीन भाषा है वो गुलाम बन के रह गई है, और अंग्रेजी संस्कृत और हिंदी की छाती पर या उसके मस्तक पर बैठकर ऐसे नाच रही है जैसे कि इंग्लिश महारानी हो और हिंदी इंग्लिश उसकी नौकरानी हो। क्या बात हुई ऐसी कि आज संस्कृत कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, वो हाशिए पे चली गई है, और इंग्लिश पूरी दुनिया में छा गई है, ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज हो गई है। वो ट्रेड की भाषा हो गई, एजुकेशन की भाषा हो गई, एग्रीकल्चर की भाषा हो गई, वो कॉरपोरेट किंगडम की भाषा हो गई, यानी हर एक क्षेत्र की भाषा इंग्लिश हो गई। ऐसा क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है जो मैं आपको बता दूं। आप लोग, मैं जानता हूं क्या बताएंगे, आप लोग कहेंगे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये फैल गई ज़्यादा। ऐसी बात नहीं थी। इंग्लिश जब बन गई और अपने वजूद में आ गई और थोड़ी बहुत मॉडर्नाइज्ड होने और स्टैंडर्डाइज होने लगी, तो इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसके जो भी दरवाजे दूसरी भाषाओं के लिए बंद थे, उनको उन्होंने ओपन कर दिया और सारी भाषाओं को इजाज़त दे दी कि आओ मेरे अंगने में, तुम्हारा खूब स्वागत है, बड़े पैमाने पर हार्दिक स्वागत है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि दूसरी जितनी भी भाषाएं हैं इंग्लिश में आके समा गई। अब जरा देखिए, तब इसके बाद क्या हुआ? तब इसके बाद ये हुआ कि सभी लोग अपनी अपनी भाषा इंग्लिश में देखने लगे। जरा मैं बताऊं, आप अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, यूरोप या यूरोप के किसी भी कंट्री में जाएंगे और वहाँ की भाषा में अपनी भाषा देखेंगे तो आपको तो काफ़ी खुशी होगी। अरे बाबा, तो आप चाव से उस भाषा को पढ़ना चालू करेंगे। ठीक यही अंग्रेजी के साथ हुआ। लोगों ने चाव से पढ़ना चालू किया, सारे ने अपनी अपनी भाषा देखनी शुरू कर दी। बड़े पैमाने पे सारी भाषाएं इसमें आ गई, इसलिए इंग्लिश ग्लोबलाइज्ड भाषा बन गई। हमारी संस्कृत ने क्या किया, इससे एक बहुत बड़ी भूल हुई। जैसे ये संस्कृत प्राचीन भाषा थी और पूरे वर्ल्ड की भाषा थी, इसने एक बड़ी भूल कर दी।
इसके जो भी दरवाजे इत्तेफाक से दूसरी भाषाओं के लिए खुले थे उसको इसने बंद कर दिया और बोला कि मेरे अंगने में तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है, खबरदार तुम हमारे घर में नहीं आ सकते। लीजिए, जो भी भाषा इसमें थी, दूसरी भाषा मिली थी, दूसरी लैंग्वेज मिली थी, उसको इसने निकाल फेंका। इसका अंजाम ये हुआ कि ये भाषा धीरे धीरे सिमटती चली, क्योंकि लोग अपनी भाषा देखते नहीं थे। तो भला जब देखेंगे नहीं तो आपकी भाषा क्यों पढ़ेंगे। धीरे धीरे ये भाषा संकुचित और सिमटती चली गई, पूरी तरह नैरोड हो गई। इसका अंजाम ये हुआ कि अपने देश में भाषा गुलाम बन गई। ये आज नौकरानी है और इंग्लिश महारानी है। इंग्लिश देखिए, आज आप अगर इंग्लिश जानते हैं, अच्छे तरीके से लिखना पढ़ना जानते हैं, बोलना जानते हैं, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। किसी भी देश में आप चले जाएंगे जहाँ की भाषा आप नहीं जानते, इंग्लिश बोल के आप अपना काम चला सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, कहीं आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन देखिए, संस्कृत जो एक समय में पूरी दुनिया की भाषा थी, प्राचीन भाषा थी, उसके सामने तो ये मैं बताऊं, इंग्लिश, संस्कृत और कुछ यूरोपियन की भाषाओं के सामने या फारसी भाषा के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो दूध पीने वाली एक छोटी सी बच्ची है। लेकिन आज इसकी जो दुर्गति हुई इसी कारण, क्योंकि इसने दूसरी भाषाओं का पूरी तरह बैकआउट कर दिया और इंग्लिश ने दूसरी भाषाओं को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया। बस इसका परिणाम ये हुआ, इसका वर्डिक्ट ये आया कि संस्कृत अपने देश में ही आज सिमट गई, उपेक्षा की शिकार हो गई, हाशिए पे चली गई। और इंग्लिश जो कोई खास भाषा नहीं है, ये तो एक मलच की भाषा है जो मैंने बताया। इसको जर्मन टाइप से पहले जंगली थे और उसकी भाषा आज पूरी दुनिया में छा गई। यही कारण है कि इंग्लिश ग्लोबलाइज्ड हो गई और हमारी संस्कृत और हिंदी पूरी तरह नैरूड हो गई। तो आपने अंग्रेजी का इतिहास आज जाना। यही अंग्रेजी की कहानी खत्म होती है। और तो आपने देखा आज के इस क्लास में, आपने देखा कि कैसे कैसे इंग्लिश वजूद में आई, कौन कौन लोग इसको पैदा करने वाले थे और कैसे कैसे इसमें कालक्रम आए और कैसी कैसी घटनाएं हुई। तो इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब मैं चाहूँगा कि इंग्लिश की कहानी के बाद फिर मैं चलूँ स्ट्रक्चर 1 पर। और मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस क्लास में इंग्लिश की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अब अगली कक्षा में हम किसी दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।